आज बेसिकली हमने क्या करना है कि सीआरपीसी के 265 सेक्शन में से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो इम्तिहान में आ सकते हैं, इंटरव्यू में आ सकते हैं, उनको हमने को रजिस्ट्रेरियल पोर्शन के ऊपर फोकस करें। ज्यादा क्वेश्चन रजिस्ट्रेरियल पोर्शन है और उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन का पोर्शन या कंप्लेंट का पोर्शन। हम जल्दी से ये बताएं बेटा कि जो हमारा कोई भी केस है जो क्रिमिनल ऑफेंस होता है उसको कितनी सूरत में हम ओरिजिनेट कर सकते हैं, क्या मुझे बता सकते हैं? दो तरह से ओरिजिनेट कर सकते हैं क्रिमिनल ऑफेंस को, एक एफआईआर के थ्रू, दूसरा कंप्लेंट के थ्रू। एफआईआर किस ऑफेंस की होगी और कंप्लेंट किस ऑफेंस की? तो ऊंचा बोले तक रिकॉर्डिंग सर एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस के भी अंडर द सेक्शन 154 और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के जब कंप्लेंट को वो कर सकते हैं अंडर द सेक्शन। क्या कंप्लेंट सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल की होगी जैसे तुमने कहा कि एफआईआर तो सिर्फ कॉग्निजेबल की होगी? क्या कंप्लेंट सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल की होगी या कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल दोनों की हो सकती है? दोनों की हो सकती है। दोनों की हो सकती है। तो नॉन जो कॉग्निजेबल, इसका मतलब है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस पे एफआईआर भी हो सकती है और उस पे कंप्लेंट। एफआईआर कब करेंगे, कंप्लेंट कब करेंगे? तो एफआईआर तब करेंगे जब कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होगा सर। कंप्लेंट तब करेंगे जब कॉग्निजेबल इन बोथ केसेस है। देखिए मैंने आपको कहा कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो, और आप लोगों ने मुझे ये बताया कि सर कॉग्निजेबल पर एफआईआर भी हो सकती है और कॉग्निजेबल के ऊपर क्या हो सकता है, कंप्लेंट भी हो सकती है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या दोनों पैरेलल हो सकते हैं? यस। एफआईआर कब होगा और कंप्लेंट कब होगा, ये जवाब आप बताओ। दोनों पैरेलल चल सकते हैं। एफआईआर होगी जब उसको पुलिस ऑफिसर रजिस्टर करेगा। इन केस अगर पुलिस ऑफिसर उसको रजिस्टर नहीं करता तो जस्टिस ऑफ पीस से डायरेक्शन देके कंप्लेंट कोई भी ऑफेंस पुलिस ऑफिसर कमिट किया गया हो, कोई भी ऐसा मामला जहां पर ऑफेंस कमिट करने वाला बंदा ऐसा है कि हम कहें कि अगर हम एफआईआर भी करवाते हैं तो हमें फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएगा, या आपने एफआईआर करवा दी और उसके बावजूद फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आए, इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुई, तो आप सिंपल क्या करेंगे, कंप्लेंट। तो पैरेलल चल सकते हैं? पैरेलल नहीं चल सकते। एफआईआर जो कंप्लेंट है वो पहले चलेगी, दूसरी जो प्रोसीडिंग एफआईआर है इंटरव्यू में होगा तो पैरेलल चल सकते हैं, बट एज पर द जजमेंट्स आपका सुप्रीम कोर्ट ये होगा कि कंप्लेंट केस अगर फाइल कर दिया जाए तो एफआईआर केस को स्टॉप कर दिया जाएगा और कंप्लेंट केस को पहले आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। उसके बाद फर्दर कोर्ट देखेगा कि जो है किस केस को लेकर चल रहे हैं और किस केस को लेकर नहीं। कंप्लेंट का प्रोसीजर बता दो। कंप्लेंट रिटन भी रेलेवेंट प्रोविजन भी मुझे बता दो। कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी फाइल होगी, वो रिटन हो सकती है। अगर वो रिटन नहीं है तो जज साहब उसको रिड्यूस करेंगे इनटू राइटिंग। उसके बाद वो एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट का जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। उसके बाद से विटनेसेस का एविडेंस रिकॉर्ड होगा, देन उनकी देखिए विटनेसेस का एविडेंस जो है बेसिकली लॉ में नहीं लिखा। लॉ में ये है कि कंप्लेनेंट उसका एग्जामिनेशन होगा और अगर कोर्ट कंसीडर करेगा मैंने इंक्वायरी करनी, इन केस वो इन व्यू ऑफ इंक्वायरी जो है मजिस्ट्रेट क्या करता है, विटनेसेस का एविडेंस रिकॉर्ड कर लेता है और इसके ऊपर कॉग्निजेंस लेता है। अच्छा, जब वो विटनेसेस का एविडेंस रिकॉर्ड करता है, जो इंक्वायरी करता है, तो जो प्रोसेस है उसको पोस्टपोन कर देगा या उसको जारी करने के बाद इंक्वायरी करेगा? सो देयर इज अ प्रोविजन को पोस्टपोन कर सकता है, पहले पोस्टपोन कर सकता है, करेगा और उसके बाद वो क्या करेगा, फिर इश्यूज ऑफ प्रोसेस इंक्वायरी करने के बाद। अच्छा, इंक्वायरी में अगर मजिस्ट्रेट इस नतीजे पर पहुंचता है कि जुर्म तो कोई कॉग्निजेबल जुर्म तो है ही नहीं, वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, फिर वो क्या करेगा, रिलीज चार्ज कर देगा। सर वो एनक्लोज कर देगा रिटन में एप्लीकेशन। डिस्चार्ज किसको करेगा, जिसको वो बुला चुका है। हाँ, अगर उसने बुलाया नहीं, सर वो डायरेक्शन देगा कि दिस इज नॉट अ प्रॉपर फोरम। इस सेक्शन में डायरेक्शन समथिंग दैट्स बेटर वो अलग चीज है। वो तो ये आप कह रहे हैं कि जब उसने देखा कॉग्निजेंस से उसने कहा कि मैं कंपिटेंट नहीं हूं, अगर वो कंपिटेंट नहीं है तो डायरेक्शन देगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि एक मजिस्ट्रेट कंप्लेंट के अंदर इंक्वायरी कर लेता है और वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि नहीं यार ये बात बनती नहीं है, तो वो क्या स्टेप लेगा? अंडर सेक्शन 203 वो उसको डिसमिस करेगा। दो ऑप्शन है, आफ्टर इंक्वायरी, यहाँ पर सजा नहीं होगी कंप्लेंट में, आफ्टर इंक्वायरी या तो डिसमिस कर देगा या इंक्वायरी के बाद हो जाएगा चलेंगे ट्रायल की तरफ चलते हैं, इसका चार्ज फ्रेम करते हैं। तो जब
कंप्लेंट केस में यानी कि नॉन चलान केस में हम्म, और चलान केस के अंदर क्या एक ही प्रोसीजर ऑफ ट्रायल है या डिफरेंट है? प्रोसीजर ऑफ ट्रायल दोनों नहीं है। कैसे कह सकते हैं आप? तो एग्जांपल मुझे जहां से आपको ये पता चलो, लॉ में नहीं है इसके एग्जांपल? Yes, under section 241 is जो हम करते हैं 241 ए में लिखा हुआ है कि वो चलान केस, अच्छा 241 ए में आपने मुझे ये बताया कि जो चलान केस है उसमें कॉपीज कौन प्रोवाइड करेगा? सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट है ना 241 ए, कौन करेगा सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट? चलान केस में पुलिस ऑफिसर कास्ट लेके फ्री कॉस्ट कितने दिनों के अंदर? 7 डेज 7 days बिफोर फिलिंग ऑफ चार्ज। जी। कंप्लेंट केस में क्या होगा? Complaint केस में सिर्फ कंप्लेनेंट ही करेगा, मगर there's a difference left within 3 days 3 days वो कॉपीज को क्या वो करेगा? cost उसको को वही प्रोवाइड करेगा, करेगा cost ताकि को वो वही सारा मामला हो। अच्छा जनाब, अभी ऑनलाइन में कौन सबसे पहले आ रहा था? जो आना चाहता है वो अपना कैमरा ऑन करे ताकि उसको पहले ले लें। वन पे वन सब लोग आएंगे, ऑनलाइन में सब लोग आए ताकि आज हम 265 तक सारे क्वेश्चंस क्लियर करने हैं। कैमरा ऑन कर ले जो बंदा पहले आना चाहता है, जल्दी से जल्दी कर बेटा, टाइम नहीं है। ऑनलाइन में से जो बंदा अभी पहले क्वेश्चन आंसर सेशन में आना चाहता है, इंटरव्यू में आना चाहता है, वो जल्दी से अपना कैमरा ऑन करे ताकि मैं उसको ले लूं। माइक भी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपना, ये मैंने माइक भी आपको कर दिया ऑप्शन। माइक अनम्यूट करें और कैमरा ऑन करें ताकि मैं आप लोगों से क्रॉस क्वेश्चन कर सकूं। जिसका कैमरा ऑन होगा मैं उससे क्वेश्चन करूंगा ताकि मुझे उसका पता चले कि वो बंदा ऑनलाइन है मेरे सामने। जी कौन है सबसे पहले? अमीन साहब, अरबाब साहब जी, आप अमीन तुर्क साहब आ गए, ठीक है जी आप आ सर। अमीन साहब अस्सलाम आप वालेकुम। ये बताएं कि कौन मेजर डिफरेंस इन बिटवीन द ट्रायल बाय द मजिस्ट्रेट एंड सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट का जो ट्रायल है, इसमें मेजर डिफरेंस क्या आप मुझे को कोट कर सकते हैं? जी सर, इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो सेक्शंस के हिसाब से है। सबसे पहले तो जो मजिस्ट्रेट का जो ट्रायल है उसमें सबसे पहले पहले जो जैसे फॉर एग्जांपल 265 जो बी है उसमें लिखा हुआ है कि जो भी इस सेशन में ट्रायल होगा वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो चलाएगा। ए में लिखा हुआ है। ए में वो सॉरी ए में लिखा हुआ है। उसके अलावा सर जो मजिस्ट्रेट के पास जो ट्रायल चलता है उसमें 267 एंड 268 की जो पावर्स है मजिस्ट्रेट की वो सेशन में 248 सॉरी 247 एंड 248 की जो पावर्स हैं वो सेशंस में नहीं है हमारे पास। ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। की पावर है क्या? जी सर। 247 248 की पावर है क्या? सर 247 में अगर कंप्लेनेंट नहीं आता तो वो स्टॉप प्रोसीडिंग कर सकता है, और 248 में अगर कंप्लेंट आई थिंक स्टॉप प्रोसीडिंग्स के है कि कंप्लेनेंट अगर अपीयर ना हो, और 248 में आप था ये कि बता दें कि आप भी गौर से सुन लें, जब मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ आप अपने ज़हन में उसका जवाब बना लीजिए फिर। अब क्वेश्चन ये है कि मजिस्ट्रेट किस किस सेक्शन के तहत एक्विट कर सकते हैं? मुझे आपने सिर्फ ये बताना है मजिस्ट्रेट किस किस सेक्शन के तहत एक्विट कर सकता है। जी जी सर मजिस्ट्रेट जो है वो 245 के अंदर एक्विट कर सकता है और 249 ए के तहत एक्विट कर सकता है। तो और है मजिस्ट्रेट किस सेक्शन के तहत? 247 248 दोनों में अगर आप पढ़ लें कि जब कंप्लेनेंट होता है तब भी वो उसको एक्विट कर सकते हैं, और जब कंप्लेनेंट आपका विड्रॉ करता है तब भी उसको क्या कर सकते हैं? एक्विट। एक्विट की कितनी ऑप्शंस हैं? 4। कन्विक्ट की प्रोविजंस कितनी हैं? कन्विक्ट की दो कौन कौन सी? 43 और 40। अच्छा 243 में क्या वो उसको सिर्फ कन्विक्ट कर सकता है या एक्विट भी कर सकता है? सर कन्विक्ट ही सिर्फ कर सकता है। एक्विट 243 में एक्विट नहीं कर सकता सर, वो फिर आगे केस चलाएगा। केस चलाएगा किस सेक्शन के तहत चलाएगा? सर 244 के तहत केस चलाएगा। जब वो 244 के तहत एविडेंस रिकॉर्ड करेगा तो क्या सम अप करना जरूरी है या किसी भी स्टेज पर वो उसको एक्विट या कन्विक्ट कर सकता है? सर अंडर 249 ए वो किसी भी स्टेज पे जो है वो उसको एक्विट कैसे कर सकता है। 249 ए के बाद अभी बेटा छोड़ दे, आपको मैं क्वेश्चन क्लियर कर ले। 244 में वो प्रोसीड कर रहा है मजिस्ट्रेट, यस और 244 में प्रोसीड करते हुए वो क्या कर रहा है? वो डिफरेंट जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा है, और वो एविडेंस रिकॉर्ड करते हुए क्या उसको सम अप करने के बाद फिर उसको एक्विट या कन्विक्ट करेगा, या किसी भी स्टेज पे वो एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद कि बस मजीद एविडेंस नहीं चाहिए मैं इसको कन्विक्ट या एक्विट करता हूं? दोनों में से कौन सी ऑप्शन आप कहेंगे? सर सम अप करने के बाद ही एक्विटल या कन्विक्शन होती है उसमें। नहीं गारंटी फतेह साहब, मैं दूसरे बेटे देते हैं जो सवाल पूछा जाए
आप जब भी इर्द गिर्द जाएंगे ना तो एग्जामिनर बहुत से ज्यादा इस चीज को माइंड करते हैं कि चले उल्ट मैं सिंपल सा पूछूं, मैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं पूछा, मैंने कहा है कि मजिस्ट्रेट एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा है, एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद क्या वो उसको समझ लाजमी तौर पे करेगा या विदाउट समय का वो किसी भी जगह पर ये मतलब तो देखिए पुलिस से लेता है मेरे से कुछ होता है क्या आप बताएं नो, क्या करेगा फिर समनिंग अप नहीं होगी, समनिंग अप दूसरे ट्रायल सम आप समझने नहीं है सर लेकिन प्रैक्टिस में तो सर हमेशा सम अप होता है जैसे रेगुलर ट्रायल के हिसाब से। आप सिंपल है, आपका नाम क्या है? अमीन। बेटे इसकी अमीन बात जी। ये है, आपने 265G सेशन कोर्ट के ट्रायल के अंदर 265G यस वहां पर वो एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद समअप करेगा, बट मजिस्ट्रियल ट्रायल में ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है। ये यस सर दो बिल्कुल। प्रोविजंस है, कौन कौन सी दो प्रोविजंस है? पहली प्रोविजन है 265A जिसमें कि जो आपका ट्रायल है सेशन कोर्ट का वो प्रोसिक्यूटर उसको कंडक्ट करेगा, और दूसरी प्रोविजन है 265G के यहाँ पर सेशन कोर्ट में प्रॉपर समिंग अप होगी, बट मजिस्ट्रियल ट्रायल में समिंग अप की कोई भी आपके पास वो प्रोविजन नहीं है। 244 ये कहता है, अब देखिए वहां पर आप पढ़ेंगे ना उसमें लिखा होगा कि पहले वो एविडेंस रिकॉर्ड करेगा और फिर समअप 265G में करेगा, एच में रिकॉर्ड करेगा और जी में उसको क्या करेगा समअप। 245 कहता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस में अगर वो कंसीडर करता है देयर इज नो नीड ऑफ फर्दर एविडेंस तो बस वो उसमें फाइनल उसको एक्विट या कन्विक्ट कर देगा, कोई जरूरत नहीं है कि वो एविडेंस को समअप करे। लेकिन सर प्रैक्टिस में तो हमें हमेशा ये देखते हैं कि वो तो हमारा जवाब क्या होगा कि सर अगर हम बात करें थ्योरेटिकली तो 265G का ऑप्शन वहां पर मौजूद है सेशन ट्रायल के अंदर, ऑल्दो ऐसी कोई प्रोविजन जो थ्योरेटिकली मजिस्ट्रेट के ट्रायल में मौजूद नहीं है, बट इन प्रैक्टिस यही होता है कि हमेशा जो है वो एविडेंस को समअप किया जाता है, बट ये लॉ के अंदर ये चीज मौजूद नहीं है बिल्कुल। ठीक है ना। उसके बाद अभी मुझे आप बता दो कुछ समरी ट्रायल के बारे में जल्दी से बताएं कि समरी ट्रायल को सिर्फ डिफाइन करते हैं। सर समरी ट्रायल्स वो होते हैं जिसमें चार्ज फ्रेम नहीं होता और वो बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए ट्रायल चलते हैं, सॉरी ट्रायल भी नहीं होते, बस जल्दी से जो है जो पेटी ऑफेंसेस हैं उनके ऊपर उनको जल्दी डिसीजन देना होता है, तो फर्दर सारा देर तक नहीं चलते हैं। पेटी ऑफेंसेस कौन से होते हैं? इसमें 6 मंथ से कम सजा, और अगर किसी जुर्म की सजा 6 मंथ से ज्यादा हो तो वो पेटी में आ सकता है कि नहीं आ सकता? थेफ्ट 3 साल सजा, उसके बाद आ सकता है अगर उसकी वैल्यू 10,000 से कम हो, अगर थेफ्ट अमाउंट स्टोलन प्रॉपर्टी या जो उसके बाद 4 to 7 में अगर जो अमाउंट है आपका वो 10,000 से क्या हो कम तो आप उसको समरेली क्या कर सकते हैं? ऐसे समरी ट्रायल मींस 6 महीने तक के ऑफेंस को किया जा सकता है, 6 महीने तक सजा दी जा सकती है, 3 मंथ तक की सजा 3 मंथ तक हो सकती है। और समरी ट्रायल का फैसला अपीलेबल होता है कि नहीं होता? अपीलेबल होता है जहाँ पे एविडेंस रिकॉर्ड मेंटेन किन किया केसेस में जाता है। अपीलेबल होता है? कहीं पर ये मेंशन है? जी प्रोविजन बता रहे हैं 414 में जाके पढ़े, कहाँ पे? CRPC 414 में जाए, अपील के अंदर आप पढ़े उसमें लिखा होगा सर्टेन समरी कन्विक्शन आर अपीलेबल, और उसमें फिर मेंशन है पहले 200 तो अब 2000, लेकिन मजिस्ट्रेट 2000 को तक जुर्माना करेगा तो अपीलेबल नहीं है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद वो अपीलेबल हो जाएगा। ठीक है जनाब, कोई ऑनलाइन में और बंदा हमारे साथ है ताकि हम उसके और क्वेश्चन इसके बारे में करें, CRPC के सवाल कुछ करें, कोई और बंदा आ जाए हमारे पास ऑनलाइन में जो आना चाहता है जल्दी से अपना कैमरा ऑन करें ताकि हम उसके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकें। जल्दी आ जाए कोई बंदा, अदनान साहब आप आ जाए, कमरान साहब आप में आ जाए, दीपक आप आ जाए, अदनान साहब आप आ जाए, अदनान साहब आप बेटा मुझे भी सवाल बताते जाइएगा तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इंटरेस्ट रिपोर्ट क्या होती है? जो आपका नेटवर्क सुसाइड के बारे में कंडक्ट करे। किस चीज के बारे में? जी सर सुसाइड के बारे में, जी इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है वो किसी के सुसाइड के बारे में कंडक्ट करे उसको इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहा जाएगा। उसको आप इसको लिमिट ना करें कि किसी की सुसाइड के बारे में, जब कोई भी सस्पिशियस डेथ या डेथ स्टडी ऑफ पुलिस होती है तो उसके ऊपर जो मजिस्ट्रेट डेथ की इंक्वायरी करता है उसको क्या कहते हैं? इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं।
कलंदरा क्या चीज है, मुझे आप कलंदरा के बारे में बताएं। इंक्वेस्ट सर, एक रिपोर्ट पुलिस सबमिट करते हैं मजिस्ट्रेट के सामने कि कोई ऑफेंस होने वाला है, तो उसकी अगर हमें इजाजत दी जाए ताकि हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करें या कोई एफआईआर लॉन्च कर दें। होने वाला है या हो चुका है। 157 पढ़े ना, 157 क्या कहता है कि यदि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ और रिपोर्ट नहीं हुआ। 151 में क्या होता है कि ऑफेंस होने वाला है। अच्छा 151 में क्या फर्क है सीआरपीसी में? 150 सीआरपीसी एंड 151 सीआरपीसी में फर्क है, बता देंगे क्या है ये नाम से बताएं। 150 क्या है, 151 क्या है, किताब साथ रखो फौरन उसको देखते हैं। अदनान साहब सीआरपीसी 150 151 क्या है? 150 151 सर कॉल नहीं हो रहा। अच्छा क्या मजिस्ट्रेट कब्र कुशाई का ऑर्डर कर सकता है? अगर कर सकता है तो किस सेक्शन के तहत कर सकता है? सर 174 के तहत कब्र कुशाई का ऑर्डर। 176 क्लास 2 के तहत मजिस्ट्रेट किसी सस्पिशियस डेथ के ऊपर दिस इंटर कॉर्पस का लफ्ज है, दिस इंटर कॉर्पस के लिए 176 क्लास 2 के तहत वो कर सकता है। अच्छा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है या नहीं कर सकती? नॉन कॉग्निजेबल में नहीं सर, नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। जी क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है नहीं कर सकती? कर सकती है। कर सकती है। इसका जवाब है कि एट इट्स ओन मोशन नहीं कर सकती, वो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल में कर सकती है, इनकम्प्लीट जवाब को देंगे, कर सकती है बट विद द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156(2) वो कर सकती है इफ सो एम्पावर्ड बाय द मजिस्ट्रेट, अदरवाइज नहीं कर सकती। अच्छा ये मुझे ये बताएं कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन क्या है? जी अदनान साहब सर कॉग्निजेबल वो ऑफेंस जिसमें पुलिस जो है वो विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल सर विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट किसी ऑफेंस में अरेस्ट नहीं कर सकती, तो उसको नॉन ये कॉग्निजेबल। चीज बताया कि क्या कोई ऐसा नॉन कॉग्निजेबल मामला है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो जाए और पुलिस उसमें किसी को गिरफ्तार कर ले, क्या कोई ऐसी प्रोविजन है सीआरपीसी में? जी सर, ये है। कौन सा? जहाँ पब्लिक पीस का खतरा हो, क्योंकि बेटा पब्लिक पीस में जुर्म या नहीं है, वहां पर नहीं कर सकती पुलिस। कोई और? जी Under section 157, जी under section 157, 157 police can pass and ओनली 5 157 तो है कि जब वो कोई पुलिस को शक हो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्ट नहीं हुआ तो उस पे है ओनली 57। और ओनली 57 ये है कि पुलिस की मौजूदगी में कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो गया, पुलिस की मौजूदगी में तो पुलिस उससे इंफॉर्मेशन लेती है कि जी आप इंफॉर्मेशन दें कि आप अपना नाम और पता बताएं, और वो बंदा अपना नाम और पता तो नाम और पता ना बताने पर उसको अरेस्ट किया जा सकता उस वक्त तक जब तक वो अपना नाम और पता ना बता दे। या वो गलत नाम बता गलत बता दे या ना बताए उसको अरेस्ट किया जा सकता है, अदरवाइज उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा जब सीआरपीसी साहब मेरे लेकर बैठा था कि जहाँ पर आप लोगों को भी हो तो सीआरपीसी इसमें क्या होता है कि जब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं और आपको जवाब नहीं आता और उसके बाद जब आप फौरन किताब खोल कर देखते हैं वो जहन में बैठेगा, तो कल को जब आप इंटरव्यू में बैठे होंगे तो आपने हाँ मुझे सर तक पूछा तो मैंने फौरन किताब में देखा था, वो आपको क्लिक करेंगे जैसे आप उसको खोल कर बैठे थे, किताब साथ खोल कर बैठे। अच्छा जनाब अदनान साहब आपकी बेटा थोड़ी सी तैयारी जो है ना वो कमजोर है, आप थोड़ा सा जो है ना बुक रीडिंग की तरफ आए, तो खास तौर पर टीपीसी सीआरपीसी सीपीसी कम से कम एक बार पढ़ लें आप लोग, क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन जो होंगे वो यही से मूव करेंगे और ये फैमिली लास्ट के ऊपर आपके क्वेश्चन आएंगे, बाकी नहीं होंगे। अच्छा कमरान कोई और बंदा अगर आना चाहे जनाब या अदनान साहब को, कमरान बेटा आप या दीपक या आईफोन या मरियम कोई बंदा जो अभी आना चाहता है सेशन में आया था कि मैं उससे क्वेश्चन करूँ। और आप सब आ गए जनाब, और आप सब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र खैरियत, आप ठीक है सर? तो नजर नहीं आ रहा मुझे, आपका कैमरा कहाँ चला गया?
जी आप मुझे ये बताएं बाबू साहब कि जब पुलिस किसी को एप्रीहेंड करती है, अरेस्ट करती है, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर फॉलो करती है फर्दर? सर अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उसको अंडर सेक्शन जो है 60 उसको पेश करना है मजिस्ट्रेट के पास, और सेक्शन 61 के ये बताया हमें कि पुलिस को 34 आवर्स के अंदर उसको पेश करना होगा उसकी और भी कुछ करती है पुलिस किसी के मजिस्ट्रेट के पास, पास। किसी के सामने पेश कर देती है? तीसरा उसमें ये है कि वो जैसे अरेस्ट करती है तो उसके स्टेटमेंट और जो वो जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी, किसी को भी विदाउट वारंट अरेस्ट करेगी, तो एक तो 60 कहता है कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगी, 61 कहता है 24 आवर में ले जाएगी, और 62 पढ़ेंगे तो वो कहता है कि एप्रीहेंशन को जो उसकी हायर पुलिस अथॉरिटीज है और जिला नाज़िम है उसको रिपोर्ट करेगी कि हमने फलां बंदे को अरेस्ट कर लिया है, तो सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास नहीं लेकर जाएगी बल्कि उसकी एप्रीहेंशन को क्या करेगी, रिपोर्ट भी करेगी। अच्छा मुझे आप ये बता सकते हैं कि दो प्रोविजंस है 48 49 सीआरपीसी, इसमें ये है कि जो पुलिस है वो डोर और विंडो ब्रेक ओपन कर सकती है, तोड़ सकती है, तो दो प्रोविजन अलग अलग है, तो कब 48 के तहत ये पावर होगी और कब 49 में, क्या फर्क क्या है 48 49 सीआरपीसी में? सर जो सेक्शन 48 है वो ये बताता है कि जब आप इंक्रीज कर रहे हो उस टाइम इंक्रीज ना हो सके उस टाइम आप जो है विंडो या डोर को ब्रेक कर सकते हैं। और जो सेक्शन 49 है उसमें ये है कि आपको अपने आप को लिबर्ट करने के लिए किसी ने आपको जब वो पुलिस अगर पुलिस अंदर आ नहीं पा रही तो दरवाजा तोड़ेगी 48 49 में, दरवाजा खुला था पुलिस अंदर आ गई, आपने बाहर से क्या कर दिया उसको लॉक, अब वो अपने आप को लिबरेट करवाने के लिए क्या करेगी 49 के अंदर? अच्छा मुझे ये बताएं आप जल्दी से जैनब के जो 52 सेक्शन है सीआरपीसी का, वो कहता है कि जब किसी फीमेल को अरेस्ट किया जाएगा तो उसकी जो सर्चिंग है वो कौन करेगा, फीमेल लेडी अफसर, पुलिस ऑफिसर, और क्या कहते हैं कांस्टेबल, कोई भी फीमेल कर सकती कोई है, भी फीमेल कर सकती है, एनी वुमन, तो उसमें क्या है ना, तो उसमें कंडीशन है जनाब लेडी अफसर की एनी की। अच्छा मुझे आप बताएं जनाब, आपसे बेटा ये बताएं मुझे कि क्या पुलिस अरेस्ट करते वक्त किसी की जान ले सकती है? ये सर जान ले सकती है, बट ये कि अगर वो उसकी जो पनिशमेंट है वो या तो डेथ होगी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। अगर अच्छा वो क्वेश्चन ये करना है, है तो सेक्शन आता है करता है तो उसकी जान भी ले सकती है। 46, देखिए रॉबर्ट अगर आपको सेक्शन आता है ना तो आपका जवाब स्टार्ट ही यहाँ से हो कि यस सर, थोड़ा सा फिर आप क्या करते हैं बातें ज्यादा होते हैं, थोड़ा सा अपने अंदर तहम्मुल लाएं। एक चीज ध्यान में रखने, जवाब आता है तब भी जवाब एक जैसा होना चाहिए, जवाब नहीं आता तब भी जवाब एक जैसा लहजे होना चाहिए, आते पे एक्साइटेड नहीं होना और ना आते पे परेशान नहीं होना, आता है तब भी उसी तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अंडर सेक्शन 46 सीआरपीसी अगर कोई ऐसा मामला आ जाता है कि जहाँ पर एक शख्स जिसने कोई ऑफेंस किया है जिसकी सजा डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और वो अरेस्ट करते वक्त ऐसी रेजिस्टेंस करता है कि जिसमें पुलिस क्या तो वो मारा जाता है, तो इसको जस्टिफाई किया जा सकता, जस्टिफाइबल है नहीं, किया जा सकता है इसको, अदरवाइज ये जस्टिफाइबल नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक कॉमन पर्सन क्या उसकी जिम्मेदारी है कि वो पुलिस को कोई भी ऑफेंस रिपोर्ट करे या ना करे? अरबाब साहब ये ये जो भी अगर कहीं पे कोई ऑफिस वगैरह होते हैं तो वो बंदा एवरी पर्सन इज बाउंड टू एड एंड इन्फॉर्म टू पुलिस स्टेशन एंड मजिस्ट्रेट। ठीक है। अच्छा बेटा मुझे ये बताइए कि किसी बंदे को पर्टिकुलरली किसी मकसद के लिए अपॉइंट किया जाता है कि वो इतला दे कि जनाब फलां जगह पर जुर्म हुआ है, चोर आ गया, चक्के आ गए हैं, या वो रहते हैं या गुजरे कोई बंदा सर है? पार्डन में थोड़ा सा साउंड क्लियर नहीं था, थोड़ा सा रिपीट करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि क्या किसी पर्सन को पर्टिकुलरली इस पर्पस के लिए अपॉइंट किया जा सकता है कि अगर उसके इलाके में कोई जुर्म हो या कोई मुजरिम आए तो वो पुलिस को रिपोर्ट करने का पाबंद है, कोई है ऐसा शख्स? Yes, sir. According to criminal procedure code, विलेज हेडमैन को अपॉइंट किया जा सकता है कि वो अपने इलाके में अगर इस चीज नहीं को भी है तो उसको रिपोर्ट करे। अपॉइंटेड किया जा सकता है, अगर अपॉइंटेड है तो उसकी ड्यूटी है, अगर अपॉइंटेड नहीं भी है तो उसको इस खास मकसद के लिए क्या किया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है। अच्छा अभी आप मुझे कोई क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन पाकिस्तान बता दें, अब आप साहब के क्या है जनाब क्रिमिनल कोर्ट्स इन पाकिस्तान अंडर सीआरपीसी?
सर अंडर सीआरपीसी सेक्शन 6 जो है वो बताता है हमें कि क्रिमिनल कोड की हमारे यहाँ जो क्लासिफिकेशन है वो 3 है। फर्स्ट पे हमारी हाई कोर्ट है, उसके अलावा कोर्ट ऑफ सेशन एंड कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है। देखिए कोर्ट ऑफ सेशन का लफ्ज कहना ठीक है, और मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट है, कोर्ट और मैजिस्ट्रेट आप नहीं कहेंगे, मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट्स या अच्छा, मैजिस्ट्रेट ऑफ मैजिस्ट्रेट क्लास 1 2 3 आप ये कहेंगे। आप कोर्ट ऑफ सेशन लफ्ज की कोर्ट के साथ यूज करेंगे और उसके साथ आप लफ्ज यूज नहीं करेंगे। अच्छा जनाब, अभी कोई और बंदा तो ठीक है, और आपसे आपकी तैयारी अच्छी है, किसी को कीप ऑन करें, कल का मैं भी आपको टास्क दे दूं तो फर्दर बाकी क्वेश्चन को आप सुने ताकि वो गो थ्रू कर लें। और कोई बंदा जनाब, दीपक या आईफोन या मरियम, आप में से बेटा कोई अगर आना चाहते जल्दी से अपना कैमरा ऑन करें ताकि मैं आपको ले लूं सेशन में और आपसे कुछ क्वेश्चंस करूं। जी दीपक, आईफोन, मरियम, जल्दी से बेटा आप आए ताकि हम आपसे क्वेश्चन करें। आप लोगों में से कौन रेडी है? दीपक, आईफोन, मरियम, जी जल्दी करें, जो बंदा रेडी है वो आ जाए ताकि हम उससे क्वेश्चंस करें। ठीक, आप आंसर कर दे बेटा, आप अपना कैमरा ऑन करें और आप आंसर करें, कोई मसला नहीं, आप उस पर कर लें, बस जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर शोर थोड़ा कम होना चाहिए, सिर्फ ये देख लें। रूम को क्लोज कर लें और आप आ जाए, ऑन करें अपना माइक ऑन करें, आप आए। और मुझे पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट के बारे में, जी पावर ऑफ मजिस्ट्रेट बताएं आप। Sorry, sir. पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट। Powers of magistrate. Sir, powers of magistrate are he can sentence sentence an accused for around 3 years, अगर ये जवाब including arsh, daman, whipping, बेटा आपका नाम क्या and है? Zahid, sir. जाहिद। Yes, sir. सर बेटा जब आप अभी मुझे जवाब दे रहे हैं वहां पर ये जवाब टोटली नॉट एक्सेप्टेबल है। वजह मजिस्ट्रेट है 3 क्लास के। Yes, sir. आपने स्टार्ट यहाँ से करना है कि अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी देयर आर 3 क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास एंड मजिस्ट्रेट ऑफ द थर्ड क्लास। मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास आप उसको तो मेंशन करें कि वो इंप्रिजनमेंट दे सकता है फॉर 3 इयर्स, 45,000 फाइन, whipping and solitary confinement। मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास क्या कर सकता है? वो सजा दे सकता है इंप्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, उसके बाद whipping नहीं दे सकता, solitary confinement, और साथ वो फाइन अप टू 15,000। मजिस्ट्रेट ऑफ द थर्ड क्लास वो ना whipping दे सकता है ना वो solitary confinement, वो 3,000 फाइन और 1 मंथ पनिशमेंट ये दे सकता है। अच्छा जनाब, यहाँ पर फाइन की बात की है तो बेटा मुझे ये बताएं कि अगर कोई शख्स फाइन पे ना करे तो मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर आ जाती है? सर वो ये है कि जो सब्सटेंटिव पनिशमेंट है उसका 1/4 जो उसकी पनिशमेंट बनेगी वो उन्हें दे सकता है सर। और अगर सब्सटेंटिव पनिशमेंट ही सिर्फ फाइन है तो फिर? सर अगर सब्सटेंटिव पनिशमेंट ही फाइन है तो फिर बेटा आपको इसका जवाब पता कहाँ पर मिलेगा? आप पीपीसी में चले जाएं, पीपीसी का आप सेक्शन खोलें 60 से ऑनवर्ड। जब आप 60 से ऑनवर्ड खोलेंगे तो वहां पर लिखा होगा कि अगर किसी जुर्म की सजा सिर्फ और सिर्फ फाइन है तो मैक्सिमम वो 6 महीने तक की सजा है, उससे ज्यादा सजा इन लिeu ऑफ फाइन हो सकती ही नहीं। वो उसमें कैटेगरीज है कि इतने फाइन होगा तो 2 महीने की सजा, इतना फाइन होगा तो 4 महीने और इतना फाइन होगा तो 6 मंथ। 60 से ऑनवर्ड आपको उसमें जवाब मिलेगा। अच्छा बेटा मुझे बता सकते हैं इनहैंस्ड पावर ऑफ पनिशमेंट ऑफ मजिस्ट्रेट के बारे में कुछ बताएं। यस सर, इनहैंस पावर में ये है कि वो अंडर सेक्शन 30 वो अपना अप टू 7 इयर्स कर सकता है सर। देखिए अंडर सेक्शन 30 अगर वो एम्पावर्ड किया, जिसका प्रॉपर ऑप्शन है एम्पावर्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, 30 एम्पावर्ड किया गया तो फिर अंडर सेक्शन 34 वो 7 साल तक सजा देगा। 30 में एम्पावर्ड होगा, 34 में वो 7 साल तक क्या करेगा? सजा देगा। क्या इसके अलावा कोई प्रोविजन है लॉ में इसके हवाले से? इसके अलावा सर प्रोविजन सर एक और प्रोविजन है जिसमें सर वो डबल पनिशमेंट भी दे सकता है जी। 35 सेक्शन 7 या 34 जी 35 कब दे सकता है डबल पनिशमेंट? सर डबल जब कोई मतलब ऑफेंसेस ज्यादा हो, एक से ज्यादा ऑफेंसेस हो जिसमें चार्ज किया गया है। तो लॉ में कहते हैं कि मल्टीपल हेड चार्ज सुन रहा है, एक सिंगल ट्रायल में मोर देन 1 ऑफेंस, तो क्या वो सिंगल ऑफेंस में डबल देगा या एग्रीगेट पे डबल देगा? सर एग्रीगेट में देगा सर।
सिंगल ऑफेंस की सजा वो 3 साल से ज्यादा नहीं दे सकता। Yes, sir. एग्रीगेट में वो अगर डिफरेंट ऑफेंसेस का ट्रायल चला रहा है तो एक में 2 साल, एक में 3 साल, एक में 1 साल, तो इस तरह करके वो क्या कर सकता है, सजा को ज्यादा कर सकता है। Yes, sir. ऐसे जनाब, उसके बाद आप फर्दर मुझे ये बताएं बेटा, ये तो 35 के बारे में हो गया, सेशन कोर्ट की पावर के बारे में आप क्या जानते हैं? कोर्ट ऑफ सेशन क्या सजा दे सकता है? The court of sessions can grant any punishment other than death, which is subject to the confirmation by the High Court. कंफर्मेशन, अच्छा बेटा मुझे बताएं कंफर्मेशन और सेंशन में क्या फर्क होता है? कंफर्मेशन के लिए सेक्शन के लिए हमें पिटिशन लेके वो देनी पड़ती है सजा, और कंफर्मेशन के लिए आप सजा दे देते हैं, कंफर्म करवा सेंशन का मतलब है कि सजा देने से पहले इजाजत देना, और कंफर्मेशन का मतलब है सजा देने के बाद उसको कंफर्म करवाना। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसको कंफर्मेशन की जरूरत होती है। अच्छा, हाई कोर्ट Yes, sir. कौन सी पावर्स है उसके पास? हाई कोर्ट कौन सी पनिशमेंट दे सकता है? The High Court can grant any punishment, sir, including death sentence, life imprisonment, and all the 10 टाइप punishment which are provided. बेटा 10 टाइप, Sorry, sir. 10 टाइप की पनिशमेंट Yes, sir. Yes, sir. Yes. Arsh, daman, qisas, tazir, simple imprisonment, life imprisonment, death sentence, and I guess yes, sir. Rigorous imprisonment as well, simple and rigorous both, and fine. एक रह गया, Arsh, daman, whipping, qisas, फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। forfeiture. Okay, sir. Forfeiture of property. All right. although ये सीआरपीसी और पीपीसी में, बट इंटरव्यू में आपसे कोई भी चीज जो लिंक होगी तो उससे में पूछ ली जाएगी। Oh, अच्छा, okay, sir. मुझे ये बता दें कि जो रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसका क्या कांसेप्ट है? Restoration of property. जी Hello, sir. जी, रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। Restoration of property. Okay, sir. Sir, if any accused who has absconded and the court has attached his property, so if within the time of 2 years, if he if he comes and surrender to the court, or if he comes back and faces the trial, he can file an application for the restoration of his property. लाजमी है या ज्यादा अरसे में भी हो सकता है? Sir, within 2 years. Within 2 years, sir. 2 इयर्स लाजमी नहीं है। हाँ, कोर्ट के Discretion. पास, देखिए कोर्ट के पास इख्तियार आ जाता है कि अगर 2 साल से ज्यादा अर्सा हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकते हैं, बट अगर Yes, वो sir. सेल आउट नहीं करते तो एट एनी टाइम, तो 2 Okay, इयर्स sir. के बाद कोर्ट अगर अपना राइट एक्सरसाइज करे तो ठीक है, अगर ना करे तो मतलब वो उसकी प्रॉपर्टी उसको फिर वापस कर दी जाएगी। नो सर, प्रॉपर्टी वापस नहीं करेंगे सर, रेस्टोर कर देंगे, और क्या पता सर उसके बाद श्योरिटी भी ले। अगर रिस्टोर करने का मतलब उसको वापस ही कर दी जाएगी ना। ओके सर। तो वापस कर दी जाएगी, इसलिए कर दी जाएगी। यस सर। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट उसकी प्रॉपर्टी लेना नहीं है, बल्कि उसका ट्रायल चलाकर उसको कन्विक्ट करना है, एक्विट करना है। तो इसलिए हमारा मकसद जो है, अच्छा मुझे क्या बता सकते हैं कि जो एब्सकॉन्डर हो उसको बेल दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती? वो जब एब्सकॉन्ड कर गया, सिंपल मैं ये पूछना चाहता हूँ that either abscondus is a bar on grant of bail or not, दी जा सकती है। जी दी जा सकती है। इस तरह एक आप हैं, आपको कोई मुकदमा चला भाग गए और आप 2 साल बाद आके कहते हैं कि अगर वो श्योरिटी दे दे तो, अगर वो श्योरिटी दे दे, अगर वो अदालत में आकर ये कहे कि जनाब मैंने जानबूझकर एब्सकॉन्ड नहीं किया था, मेरे पास मुझे नॉलेज ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, अगर ऐसी बात होगी तो उस सूरत में क्या हो सकता है? उस सूरत के अंदर वो एब्सकॉन्डर उसके हवाले से हम कह सकते हैं कि जनाब ठीक है, इसको जमानत ग्रांट कर दे। अदरवाइज एब्सकॉन्डेड लोगों को इसके ऊपर दोनों केस ला, अगर ऐसा कुछ सवाल आपसे पूछा जाए इसमें जवाब ये होगा सर देयर आर डिफरेंट व्यूज ऑफ द एथिक्स कोड ऑन द सेम इशू कि डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस उसको एब्सकॉन्डर को बेल दी भी जा सकती है और नहीं दी जा सकती। अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई करता है कि मेरी एब्सकॉन्डर्स की वजह जुर्म से इवेड करना, एस्केप करना नहीं था, तो दे दी जाएगी। और अगर ये साबित कर दिया जाता है कि उसने जुर्म से एस्केप करने के लिए ही एब्सकॉन्ड किया था, तो उसको जमानत ग्रांट नहीं की जाएगी। दोनों ऑप्शन। ऑलराइट सर। अच्छा जी, मुझे आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में, न्यूसेंस के बारे में जल्दी से बता दें। न्यूसेंस क्या चीज है? सर न्यूसेंस is like it is defined under section 133 of CRPC, and nuisance is like sir public nuisance or just nuisance? डेफिनेटली CRPC में पब्लिक न्यूसेंस का ही जिक्र किया गया।
ओके सर। सर पब्लिक न्यूसेंस से सर कोई भी राइट ऑफ वे में या किसी भी तरीके की सर कोई भी ऐसा ऑफेंस हो जिससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रहा हो, तो वो सर न्यूसेंस होगी। कोई राइट ऑफ वे भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, और भी जैसे शोर भी हो सकता है सर, तो जब या किसी और तरह का कोई। तो हमारा देखिए एक जवाब होता है, जैसे भी आप जवाब दे रहे हो बेटा, ये जवाब है यस उस सर। बंदे का जिसने कानून या लॉ नहीं पढ़ा, ठीक है। अगर आपने यस पढ़ा सर। है तो आपने पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक बताया, अंडर 133, तो आप उसको मुझे यस सर। एक्सप्लेन करेंगे कि सर अंडर सेक्शन 133 सीआरपीसी यस 6 सर। इंस्टांसेस बताए गए हैं पब्लिक न्यूसेंस के, जिसके अंदर ये बताया गया है कि अगर कोई पब्लिक वे आर चैनल को ब्लॉक कर दे तो ये न्यूसेंस क्रिएट करना है। अगर कोई एक्सकवेशन या फिर अगर कोई ऐसा होल डिग कर देता है कि जिसके अंदर किसी का गिरने का खतरा है, तो ये भी किसमें आ जाएगा, पब्लिक न्यूसेंस में। अगर यस किसी सर। ने डेंजरस एनिमल पाल रखा है तो ये भी पब्लिक न्यूसेंस के अंदर आ जाएगा। या इसके अलावा अगर किसी के घर का वॉल या कोई भी उसका ट्री ऐसा है कि जिसके गिरने का खतरा, तो ये भी। या किसी के घर का बिल्डिंग मटेरियल वो ऐसा है कि जिसकी वजह से गली का रास्ता बंद हो जाता है, या वो बिल्डिंग उसकी इतनी खस्ता हाल है कि जिसके गिरने का खतरा है, ये तमाम सूरतें हैं जो अंडर सेक्शन 133 पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बताई गई है। अच्छा, तो और पब्लिक कोर्ट होती है तो मजिस्ट्रेट क्या ऑर्डर पास करेगा? सॉरी सर, सॉरी सर, कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? In case of public nuisance, which order will be passed by the magistrate? Sir, under public nuisance, sir, the order of show cause, sir. First, the person has to show cause that why he should not कौन सा be ordered to remove the nuisance. जो एग्जैक्ट जवाब है, it's Conditional order. conditional, शर्तिया। Yes, sir. The Yes, state sir. pass a conditional order on report Yes, of sir. the nuisance that either remove the nuisance or Okay, sir. come to the court and reply or show cause कि आप Okay, sir. इसको रिप्लेस नहीं करना चाहते, तो conditional order. Please tell me that when conditional order will be made absolute and under what provisions of law? Sir, provision 1. Sorry, sir, I don't remember. आप ओपन कर ले बेटा, किताब ओपन कर ले 136 137 139, आप देखेंगे तो वहां पर इसके बारे में कंफ्यूजन होगी। फर्स्ट, Yes, sir. अगर कोई शख्स One. अदालत में Yes, sir. अपीयर ही ना हो तो कोर्ट में मेक द ऑर्डर एब्सोल्यूट, तो कंडीशनल था। अगर कोई पेश Yes, हो sir. और कोर्ट को सेटिस्फाई ना कर सके तो भी उसको एब्सोल्यूट किया जाएगा। अगर कोई पेश होकर जूरी क्लेम करे और जूरी कहे कि नहीं जनाब ये बंदा इसके पास रीजनेबल काज नहीं है, सफिशिएंट काज Yes, sir. नहीं है, इन ऑल दीस केसेस कोर्ट विल मेक ऑर्डर एब्सोल्यूट। Okay, sir. चले जो कोई और बंदा आ जाए, ठीक है, थोड़ी सी आप एफर्ट करें बेटा, कोशिश Yes, sir. करें बेर एक्ट को पढ़ें। अभी हमारा एक दिन और सीआरपीसी का 1 से 2 दिन है, कल भी सीआरपीसी करेंगे और परसों भी सीआरपीसी करेंगे। मैंने आज से अपने स्टाफ को कहना भूल गया था, कल से वो आपको लिंक देंगे। हमारे जो डिफरेंट क्लासेस यहाँ पर चल रही है 3 to 4 to 8 क्लासेस चल रही है। कल को Yes, sir. आपको क्लास का लिंक मिलेगा। किसी में मैं क्यूएसए पूरे का पूरा पढ़ा रहा हूँ, किसी में कुछ, तो आपने क्वेश्चन सुनने हैं, माइंड में Yes, sir. रखने हैं, और यहाँ पर मुझे जवाब ये क्लास अलग होगी, ठीक है, वो आपकी पढ़ाई है और ये आपका क्लास क्वेश्चन आंसर सेशन है। अच्छा जी, कोई और बंदा? अभी कामरान साहब रहते हैं, मरियम रहती है और दीपक रहते हैं। बेटा आप अगर कोई आप में से आए ताकि मैं आपसे क्वेश्चन आंसर कर सकूं। जी जनाब, कोई है आप लोगों में से? जब तक इनमें से कोई आता है तो मुझे आप बता दें, प्लेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी, उसके बारे में सीआरपीसी क्या कहता है? जहाँ पे ऑफेंस कमिट होगा वहाँ पे उसी jurisdiction में Under section 177, generally trial and inquiry will be held on the place where the offence was committed. अगर वहां पर नहीं तो जहाँ पे accused होगा वो तो एंड पे जाते हैं। जहां पर offence हो, गौर से सुनते जाएं, ट्रायल कहां पर चलेगा? जहां पर offence हो, जहां पर उसकी consequences हो। क्या हो? consequences हो। What is meant by consequences? एक बंदा हर्ट होता है लाहौर में और वो कसूर में जाता है, तो consequences किसी को आपने क्या किया, अबडक्ट किया फ्रॉम लाहौर, किडनैप किया फ्रॉम लाहौर, मुल्तान ले गए, तो यहाँ से वहां तक, तो ये क्या है? जहाँ पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस। थर्डली कि जहाँ पर उसके रिलेशन में कोई ऑफेंस हो। अब एक्टर ये कराची में ऑफेंस हुआ लाहौर में, तो कहाँ ट्रायल होगा? कराची और लाहौर, ये चीजें होगी। चौथी चीज कि जहाँ पर अगर वो जर्नी पे है तो स्टार्ट से एंड तक किसी भी जगह। पांचवी जगह
कि अगर कोई स्टोलन प्रॉपर्टी वगैरह कहीं पर छुपाई गई है, या अगर कोई ठग्स का गैंग वगैरह, तो जहां पर वो रहता है किसी भी जगह पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ये तो 5 आपको बता दिया गया। अगर इन 5 में से कहीं पर भी नहीं, तो फिर जिस मजिस्ट्रेट के एरिया में वो मुलजिम मौजूद है, तब वो कॉग्निजेंस लेकर कहेगा जनाब आप आ जाओ, मैं आपके खिलाफ ये मामला करना चाहता हूँ। भेजेगा कहाँ? जहाँ मुकदमा। अच्छा, मुझे कोई बंदा कंसेप्ट आप बता दो, टू पैरेलल क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बारे में कुछ जानते हैं कि हो सकती है कि नहीं हो सकती? पैरेलल क्रिमिनल प्रोसीडिंग किस सेक्शन के तहत नहीं हो सकती? 185 सेक्शन के तहत the same रेस्ट काटा वाला है। नहीं, रेस्ट काटा जिसको मुझे कहेंगे कि रेस्ट काटा सेक्शन 11 में है, उसके पैरेलल 403 कर दी। रेस्ट सब जुडिस जो है सेक्शन 10 में है that two parallel civil proceedings are barred. In the same way, two parallel criminal proceedings are barred. And what is the procedure to be followed? Procedure ये follow किया जाएगा कि जो 2 केस अगर सेम ऑफेंस के ऊपर चले गए तो हाई कोर्ट को रिपोर्ट किया जाएगा, और हाई कोर्ट उनमें से एक ट्रायल को कंटिन्यू करने की इजाजत देगा, और बाकी तमाम जो ट्रायल्स हैं उनके हवाले से ऑर्डर करेगा कि जनाब शैल बी टर्मिनेटेड। अच्छा जी, एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप मुझे बेटा ये बताएं कि आपने सुना होगा पिछले दिनों को सऊदी अरब मदीना शरीफ के अंदर जब शहबाज शरीफ साहब गए थे, तो वहां पर कुछ ऐसी चीज जो बेहुरमती के जुर्म उसमें आती है, और हमारा जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसको अगर आप सेक्शन पढ़े तो उसमें है कि मास्क की बेहुरमती डेफिनेटली वो एक ऑफेंस है। तो वहां पर जो हुआ वो बेहुरमती ही था। उसके अगेंस्ट एफआईआर कटी थी फैसलाबाद के अंदर, पीटीआई के कुछ वर्कर्स के ऊपर, कुछ लोगों के ऊपर। तो ऑनलाइन में से मुझे कोई बंदा अगर बताए कि क्या वो एफआईआर ठीक थी नहीं थी, लीगल अगर पॉइंट ऑफ व्यू मुझे आप उसके बारे में बंदा देना चाहे। जी जनाब, एनी वन ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. FIR can be lodged because सर जो पीपीसी है वो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान भी अप्लाई करता है, जितने भी रेजिडेंट्स हैं हम जो भी हैं सबके ऊपर आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान भी वो अप्लाई करेगा। इट मींस जो एफआईआर लॉन्च की गई थी वो दुरुस्त थी? सर एफआईआर एज सच में देखी नहीं है, लेकिन सर दुरुस्त होगी सर, कर सकते हैं इसके ऊपर। सर इसमें मैं रिप्लाई कर सकता हूँ कि ये एक चीज पे ये एफआईआर कर सकते हैं कि उनके लीडर पर के वो इसको एज ए अबेटमेंट ले कि ये एक प्री प्लान्ड एक्टिविटी थी और वह यहाँ से वो अबेटमेंट हुई है, कंस्पिरेसी हुई है और एक्ट जो है वो वहां जाके हो सकती थी। सॉरी सर, मैं इंटरवीन करना चाहूंगा सर इसमें। सर अबेटमेंट के लिए तो सर एक बंदा पहले से आपको डायरेक्शन देता है, फिर वो सारी चीजें होती हैं सर ये सारी चीजें तो बाद में। आप सब लोगों का जवाब गलत है, और इसका दुरुस्त जवाब सिर्फ मेरे पास है, कोई नाम तो मुझे ही मिलना चाहिए ना इसका, इसलिए कि मैंने किताब पढ़ी है और आप लोगों ने किताब नहीं पढ़ी। अभी इसका जवाब मुझे आप ही देंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा। मेरा सवाल ये है कि जो एफआईआर लॉन्च की गई थी वो दुरुस्त थी या गलत? 188 सीआरपीसी पढ़े आप और आप जवाब देंगे। अब आप जो कह रहे हो आप सब लोग पढ़े, 188 सीआरपीसी ओपन करें, पढ़ें और मुझे ये बताएं कि वो एफआईआर दुरुस्त थी। क्योंकि आपको पता है on the very next day on Saturday हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद है उसने कॉग्निजेंस लेते हुए उस मामले की एफआईआर को क्वैश कर दिया। अगर वो लीगल होती तो क्वैश ना होती। रीजन क्या है मुझे रीजन बताएं। मैंने इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है वहां से। 188 पढ़े जरा, आप मुझे बताएं कि क्या वो सही था, तो उसमें वो गलती थी। पॉलिटिकल एजेंट्स वाले, जब तक पॉलिटिकल एजेंट सऊदी अरब का रिपोर्ट नहीं करेगा या हमारी फेडरल गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी उस वक्त तक। देखें एक चीज बिल्कुल आपने सही बताई, सेक्शन जो 5 है सीआरपीसी पीपीसी का वो डील्स अबाउट द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड एनी पर्सन who commits an offense beyond the jurisdiction of Pakistan can be prosecuted anywhere in Pakistan if he is citizen of Pakistan, he is in the civil service of Pakistan, and if he commits offense on any ship or aircraft registered in Pakistan, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुकदमा हो तो सकता है, but what is the procedure to be followed? The procedure to be followed has been prescribed in section 188. According to that, अगर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन में कोई भी ऑफेंस कमिट होगा तो इट विल बी प्रोसिक्यूटेड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द पॉलिटिकल एजेंट, जिसको आजकल आप एम्बेसडर भी कह सकते हैं, या ऑन द सेकंड कंडीशन जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है आपके मुल्क की, अगर वो इसमें डायरेक्शन दे कि जी आप इसको प्रोसिक्यूट करें।
यहाँ पर जो FIR फैसलाबाद में लगा दी थी, it was not order of the federal government, it was not required by the political agent of Saudi Arabia, तो वो थी ही क्या, इलीगल हो सकती थी, बट ड्यू कोर्स में नहीं आई। ड्यू कोर्स में नहीं आई तो हाई कोर्ट ने ऑन द वेरी नेक्स्ट उनको क्रैश कर दिया। अच्छा मुझे बताया नहीं, आगे चल के आएगा क्वेश्चन ऑफ FIR के बारे में क्लियर हो गए जनाब, 188 क्या कहते हैं? यस सर, क्लियर हो गया। ये हो सकता था बट उसमें इशू ये था। चलिए मेरे ख्याल में आज के लिए अच्छा। काफी क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी कल जो है आप स्टार्ट करेंगे 3 कहाँ से लेना, बस थोड़ा सा समरी ट्रायल के बारे में अगर कुछ अगर मुझे बता दीजिए जल्दी से। आप बताएं कुछ समरी ट्रायल के बारे में जल्दी से बताएं। हो जाए Such trial which is conducted without any formal. So sir, मतलब कोई formality- recording of evidence नहीं होती sir. अच्छा रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑल केसेस में नहीं होता, ये होता भी है होता भी है, the case is appealable sir. appealable। अगर समरी ट्रायल की कन्विक्शन इज नॉट अवेलेबल, देयर इज नो नीड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, एंड कन्विक्शन अगर समरी ट्रायल की अपीलेबल है तो उस सूरत में एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, बट नॉट इन द प्रॉपर वे कि जिसमें मेमो ऑफ एविडेंस होता है। देयर इज नो नीड ऑफ रिकॉर्डिंग मेमो ऑफ एविडेंस। व्हाट इज मेंट बाय मेमो ऑफ एविडेंस? कुछ जो रेगुलर ट्रायल में उसको फॉलो किया मेमो जाए। ऑफ एविडेंस क्या है? Submission petition memorandum बताता है। बाकायदा तरीके से मजिस्ट्रेट एविडेंस को जो रिकॉर्ड करता है ना, दिखता है, ये कहलाता है मेमो। जिसमें हर लफ्ज को वो दिखता है, हर स्टेटमेंट को दिखता है, जिसका मेमो ऑफ एविडेंस। तो यहाँ पे मेमो ऑफ एविडेंस की जरूरत नहीं है। तो रिकॉर्ड जो मेंटेन किया जा रहा था नॉट अपीलेबल केसेस में, रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, एविडेंस लिखेगा और जजमेंट पास करेगा। उसके बाद फर्दर क्या होगा, उसके बाद अगर वो अपील में जाना चाहेगा तो बंदा अपील में जा सकता है। क्या किसी समरी ट्रायल को रेगुलर ट्रायल में कन्वर्ट किया जा सकता है? कब? Yes, sir. For instance, अगर किसी के केस है 5,000 चलेगा, बाद में ये पता चला कि उसने 50 लाख की है, जब वो उसको समरेली डिस्पोज ऑफ करने लगता है तो समरी डिस्पोजल के दौरान उसको पता चलता है कि ऑफेंस की नेचर ग्रेव है, तो उसमें वो समरी को कन्वर्ट कर देगा इनटू रेगुलर ट्रायल। अब आज की क्लास में पता चला तो आज के क्वेश्चन में आपको ठीक है, तो ये कोशिश करें रोजाना क्लास ले लें। आप लॉग एड मिस कर रहे हैं, लॉग एड में आप भी मिस कर रहे हैं बेटा। मैं लॉग एड में पूरा QSO पढ़ा रहा हूँ, आज मैं 100 तक तो पहुँच गया, आपने तो मिस कर दिया। और आप लोगों के ज्यादातर MCQs में लॉग एड की क्लास ले रहे हैं, कमाल को कह दें इनको कल जितनी भी हमारी क्लासेस है सबके लिए ठीक है। और लॉग एड तो आपको बहुत सूटेबल था, उसमें CRPC, PPC, कॉन्स्टिट्यूशन और QSO में पूरा पढ़ा रहा हूँ मुकम्मल। मैंने अभी तो मैं आज 100 आर्टिकल तक पहुँच गया दो। हाँ अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आपको MCQs भिजवाता हूँ, टेस्ट भिजवाता हूँ, सॉल्व करें टेस्ट। मतलब ऐसा करें आप लोगों को बेटा जो है असल में मुझसे ये है ना कि हम आपकी वेलफेयर करने के लिए कुछ प्रीवियस चीजें भेजते हैं और आगे से फिर कुछ कंप्लेंट्स आती है कि सर आप तो रिकॉर्डिंग ही भेज रहे हैं, कुछ नया तो करवा नहीं रहे। तो भाई दैट्स नॉट इन्फॉर्मेशन कि आपके पास नॉलेज आए, इन्फॉर्मेशन आए, आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। आज तुम्हारा वो वैसा नहीं हो रहा था, वजह क्या थी? क्या वो इसलिए था, वो इसलिए नहीं हो रहा था कि जवाब आता है। जब जवाब नहीं आता तो फिर बंदा उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। जब एक चीज आपको आती होती है तो फिर आप बड़े कॉन्फिडेंस बेसिकली बेस्ड अपॉन द नॉलेज। आज मैं हूं ना, अगर मुझे आप किसी क्लास में खड़ा कर दे और मेरे पास नॉलेज है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ करूं, ठीक है। मुझे ये शक है, डाउट है कि मेरे पास मौजूद इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस हमेशा जो है वो इसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने से इंटरव्यू पास नहीं होता। कॉन्फिडेंस नॉलेज के ऊपर बेस्ड मतलब डिपेंडेंट फैक्टर है। कॉन्फिडेंस जो है मैं हमेशा कहता हूँ गलत, हाँ ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो डिपेंडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंस डिपेंडेंट है नॉलेज के ऊपर। जितना नॉलेज आपका वास्ट होता जाएगा ऑटोमेटिकली इनबिल्ट कॉन्फिडेंस आता जाएगा और आप हर दुरुस्त जवाब, क्योंकि एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप अभी मुझे जवाब दे रहे थे तो आपको पता होता है कि ये जवाब दुरुस्त है, मुझे श्योर है। और जब आप गलत दे रहे हो तो आपको पता है कि मैं घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा जवाब क्या है, गलत। तो वो सही और गलत पर खुद ही चेंज आ जाता है। जब आप कुछ गलत में कहानी करने लगते हैं तो आपके होंठ थोड़े से घूमते हैं, होंठ बताते हैं कि ये रूटीन में नहीं बोल रहे। और जब आप सही बोल रहे होते हैं तो आप एक रूटीन में आ जाते हैं। इसलिए जैसे ये बैठने सीधा जवाब दे देती है और जब कुछ और सी होती है तो ये फौरन इसका जो है ना स्टाइल थोड़ा सा वो लड़कियों वाला हो जाता है।
ठीक है, लड़की वाला स्टाइल क्या है कि अब क्या है, फौरन या तो स्माइल देगी या थोड़ा सा लड़की वाला स्टाइल दे देगी, कैसे दे देगी कि भाई उधर से नहीं उधर से गुजारा कर लो। वहां बैठे हुए जो बंदों को उसको सिर्फ सवाल का जवाब चाहिए, उसने ये चीज हाँ सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ के आई हो तो वहां पे काम चाहिए। यहाँ पे जज बैठे होंगे, सारे बाबे होंगे, बुढ़े होंगे, उन्होंने कहा ना बीबी एंड नहीं, उन्होंने फौरन सर ला लेना है एंड नहीं सही। तो ये क्या है, थोड़ा सा कल के लिए दिखने का। पुराने क्वेश्चन शॉर्ट से होंगे, पूछ सकता हूँ, टच होना चाहिए, लेकिन थॉरोली मैं आपसे पूछूंगा 337 से लेकर 431 तक। 337 से स्टार्ट करके मैंने सेक्शन लिमिटेड है, 337 से आप चलेंगे और 431 अपील के एंड तक आप चले जाएंगे। सर जी बेटा, कुछ इस सर एक सवाल था जी सर, एक सवाल था कि मैजिस्ट्रेट तो 190 में किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकता है वैसे, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वो कॉग्निजेंस किसी एंटी टेररिज्म एक्ट का कोई एक सेक्शन अगर लग जाता है और वो उसी का ही कॉग्निजेंस ले लेता है, तो सर उसका फिर क्या होगा? अच्छा हाँ बिल्कुल, अच्छा सवाल है, मैं भी सुन, बल्कि मैंने मेरे ज़हन से निकल गया था, मैंने आपको 190, 192 और 193 बिल्कुल बताया भी नहीं है। वेरी गुड बेटा, मुझे याद करवा दी, बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे यही था, स्किप हो गया। देखिए मजिस्ट्रेट को जो सेक्शन इंपावर करता है वो 190 to take cognizance regarding any offense. There are three classes, three provisions. 191 के अंदर 190 क्लास 1 के अंदर आपका A, B और C. There are three modes of taking cognizance by the magistrate. First one पुलिस रिपोर्ट के ऊपर, सेकंड किसी की कंप्लेंट के ऊपर, और थर्ड किसी के उसके अपने ओन नॉलेज उसके ऊपर वो क्या कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है। अच्छा कॉग्निजेंस उसने ले ली, देयर इज डिफरेंस इन बिटवीन द कॉग्निजेंस एंड कंपिटेंस। सादा तरीके से अल्फाज में समझा देता हूं आपको। कॉग्निजेंस और कंपिटेंस में अक्सर ये कंफ्यूज होता है बच्चे। कॉग्निजेंस और कंपिटेंस में फर्क क्या है? तो बहन है आपकी जी, भाई भी है, शादीशुदा है, कोई भी शादीशुदा नहीं है, अब्बा जी शादीशुदा है, शुक्र है शादीशुदा है, और आपकी अम्मा की सास यानी कि आपके दादा 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 या दादा जिंदा है, चल फर्ज करते जिंदा है। अगर आपकी अम्मा घर में कोई भी गलत काम ऐसा ऐसा करती है तो आपकी दादो यानी कि आपकी अम्मा की सास डांट सकती है, नहीं डांट सकती? बड़ी है, मना कर सकती है, मतलब आप इधर से एक्सप्रेजेंट कर देते हैं, तो इट मींस के किसी भी फीमेल को उसकी सास डांट सकती है, कॉग्निजेंस ले सकती हो एक काम ना कर। पर अगर वो ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर हल यही है कि बस इसको तलाक देनी है, तलाक कौन दे सकता है? तो वो कंपिटेंट है। कॉग्निजेंस उसने भी कंपिटेंट कौन है? ऑर्डर कौन करेगा? जो कंपिटेंट है। अब मजिस्ट्रेट है, वो कॉग्निजेंस ले लेता है, कत्ल की भी इसने लेनी, बट कंपिटेंट नहीं है। जब वो कंपिटेंट नहीं है तो वो उसको ट्रांसफर कर देगा 190 क्लास 2। तो जनाब मेरे पास एक कत्ल का मुकदमा आया जनाब, मैंने इसकी जो है ना ये रिमांड दे दी है, अब ये हुजूर आप जाने और आपका काम करें। 190 क्लास 2 पर उसमें लिखा हुआ कि whenever any magistrate takes cognizance of any offense under first class preceding class लिखा होगा 191 में जब वो लेगा, and if is not so if is not competent तो वो क्या करेगा 190। अच्छा इसमें कंफ्यूज करने के लिए ऊपर आप कितना क्या पूछेगा व्हाट्सएप में वो 190 192। अब इंग्लिश में 192 192 आप भूल जाए, 190 क्लास 2 और 190 to 192। अब 190 क्लास 2 पर है तो 190 क्लास 2 ये कहता है कि मजिस्ट्रेट इज नॉट कंपिटेंट, तो वो केस को क्या कर देगा, वो केस को सेशन ये जो भी कंपिटेंट कोर्ट है उसको ट्रांसफर कर देगा। और 192 क्या है, अब गौर से सुनना, 192 इज लिंक्ड विद 190 क्लास 1 सब क्लास सी। सब क्लास सी में क्या हुआ था, मजिस्ट्रेट ने कैसे ली थी कॉग्निजेंस? अपने नॉलेज, आप मजिस्ट्रेट आपने अपने नॉलेज का क्या ले लिए कॉग्निजेंस, इस मतलब तो आप कंप्लेनेंट हो गए। कंप्लेनेंट कोई और नहीं, कंप्लेनेंट कौन है? अब आप उसमें इंपार्शियल ले भी ना रहे क्योंकि आप उसमें क्या है बेसिकली कंप्लेनेंट है, तो आप इन्फॉर्म करेंगे अक्यूज को क्योंकि कॉग्निजेंस मैंने लिया कंप्लेनेंट हूं मैं, आप इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। 191 पर है तो मजिस्ट्रेट बताएगा कि भाई तुम्हारे पास हक है, अगर तुम मुझसे ट्रायल में चलवाना चाहते तो तुम, अब वो कहते हैं ठीक है कि मैंने आपसे ट्रायल नहीं चलवाना, तो 191 में मजिस्ट्रेट कहेगा सेशन को
कि जनाब ये बंदा मैंने कॉग्निजेंस लिया है, तो अब ये बंदा मुझे ट्रायल नहीं चलवाना चाहता। यहाँ पर सेशन के पास दो ऑप्शन है, पहली ऑप्शन वो खुद ट्रांसफर कर दे और दूसरी ऑप्शन उसी मजिस्ट्रेट को कहे कि आप ट्रांसफर करो। तो जब 191 में मजिस्ट्रेट इंपावर्ड होगा तो 192 में वो उस सूरत में ट्रांसफर करेगा। ठीक है 192 पढ़े कि जब मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ली, सेशन के पास गया, यहाँ पे वो कॉम्पिटेंट है, फर्क लेकिन वो impartial नहीं फर्क क्या हो गया, 190 क्लास में वो कॉम्पिटेंट नहीं था तब ट्रांसफर कर रहा था, और 192 में वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, कॉम्पिटेंट है बट इम्पार्शियलिटी की वजह से क्या कर रहा है वो मीट द एंड ऑफ जस्टिस, वो उसको कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। अच्छा मुझे बेटा जल्दी से एक बता रहे हैं आप, इस बात में ये बताएं क्या सेशन को कॉग्निजेंस ले सकते हैं? ले सकते हैं Section 195 you can catch the cognizance. बेटा दे देते हैं बात, क्योंकि अपने सवाल के जवाब देना जनरल रूल, जनरल रूल ये कहता है अंडर सेक्शन, पहला जवाब इसका होना चाहिए कि सर अंडर सेक्शन 93 कोर्ट ऑफ सेशन कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट लेगा और जब उसको 190 क्लास रूम में कोई भी मामला वो ट्रांसफर करेगा, रेफर में ट्रांसफर करेगा, तो वो हाँ सेक्शन 193 स्टार्ट कहां से, तो गौर से पढ़े। लेकिन आप उसको बताएंगे कि सर 193 में लिखा गया है कि अगर कोई एक्सेप्शन इस लॉ में या किसी भी और लॉ में है तो फिर वो कॉग्निजेंस ले सकता है। तो सर जैसा कि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है उसमें डायरेक्टली आपका जो मामला है किसके पास जाता है, सेशन कोर्ट के पास जाता है। इन द सेम वे जो यहाँ पर आपको कुछ मामला दिए गए हैं कि जहाँ पर सेशन कोर्ट अगर उसकी कंटेम्प्ट हो गई है तो अपने कंटेम्प्ट में सेशन कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर 193 स्टार्ट कहाँ से होता है। अब जब इस लेवल पर जाकर उसको जवाब देंगे ना, उसको पता चलेगा कि यार ये लर्नर बंदा ये पढ़ के आया है, ये एक लफ्ज पढ़ के आया, उसको पता है। ठीक है सर, अकॉर्डिंग टू 193 उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई इस लॉ से या किसी में किसी और लॉ में एक्सेप्शन है तो वो अलग बात है, अदरवाइज जनरली ही कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस। क्यों नहीं ले सकता कि वो उस केस को ट्रायल करेगा तो मजिस्ट्रेट की तरफ से उसके पास क्या हो के आएगा, ट्रांसफर होके आएगा, उसको करेगा, किसी और को वो नहीं करेगा। क्लियर हो गया जनाब? अच्छा मुझे एक और चीज बता दें, कोई यहाँ पर जो आपकी पुलिस है जब भी कहीं पर जाती है कोई रेड करने के लिए या कोई भी रिकवरी के लिए किसी का इन्वेस्टिगेशन, तो कानून क्या कहता है सीआरपीसी के इस हवाले से, तो वो रिकवरी कैसे करेगी, तो प्रोसीजर आप बता सकते हैं मुझे? टू इनहैबिट अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन 103 अंडर सेक्शन 103 सीआरपीसी वो क्या करेंगे, टू इनहेबिटेंट्स रिस्पेक्टेबल्स ऑफ द लोकेलिटी, टू आर मोर, उनको साथ में, और अगर ना लेकर जाए तो फिर अपने जो ऐसी रिकवरी की कोई भी अहमियत नहीं होगी। बट 103 जो है सर्टेन स्पेशल लॉज में क्या हो गया, वो सर्टेन स्पेशल लॉज में उसको खत्म किया गया इसकी वैलिडिटी को, जैसे कि कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट, एंटी टेररिज्म एक्ट। पोस्टल अथॉरिटीज जो है तो उनका वारंट जारी किया जा सकता है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग के जनाब किसी मैटर को लेकर आए तो वारंट जारी हो सकता है, समझ गए? अब आप पढ़ेंगे 94, 95, 96 क्या पढ़ेंगे? 94 कहता है एक्स वाई जेड किसी भी इंडिविजुअल उसके लिए समझ जाएगा। 95 कहता है कि जो पोस्टल अथॉरिटी जब उसके लिए रिक्वेस्ट जाएगी, समझ नहीं जाएगा, क्या जाएगा, रिक्वेजिशन जाएगी। और 96 कहता है कि अगर रिक्वेजिशन पर वो नहीं आएंगे ना तो समझ जाएगा। पढ़े 94, 95, 96 जल्दी से पढ़े, खोले आप देखिए 94 के बाद को सेक्शन मुझसे भी आगे पीछे हो जाता है, मैं पूरा बताऊं लेकिन बूढ़ा हूँ तो सेक्शन मुझे आपसे मेरे ख्याल में ज्यादा ही आती है, क्योंकि आप जो है ना जमाने के अंदर फोन ज्यादा यूज करते हैं। हमारे दौर में तो टीवी वाला फोन होता था, बताया नहीं। ऐसे ही 94 में क्या है, 94 में समन है, 95 में रिक्वेस्ट है, 96 क्या कहता है पढ़े, सर्च वारंट। कब जब 94 95 ऊपर उसने जिक्र किया होगा, जब वो रीजन टू बिलीव हो कि वो उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं करेगा। कौन कौन नहीं करेगा, 94 95 दोनों का जिक्र है, क्या लिखा हुआ है? 94 It means warrant may be issued for the postal authorities under section 96 अगर वो रिक्वेस्ट पर उस चीज को लेकर ना, मुझे क्या पता है कि मजिस्ट्रेट की इलीगल डिस्पोजेशन के हवाले से कोई पावर है, कोई अथॉरिटी की है या सिर्फ सेशन कोर्ट की है? सेक्शन कोर्ट सेक्शन 491 के अंदर सेशन कोर्ट जो है वो करता है। सेक्शन 100 पढ़ो जल्दी से, 100 बोलो 100
पढ़ा नहीं है, अगर पढ़ो तो ऐसे जवाब ना होते आप सर लोगों ये याद भी नहीं हो रहा तो भाग पढ़ते गया। भी नहीं याद आ रहा। पहले तो करो बोले भाग गया 100 पढ़ेंगे 100 क्या कहता है पावर मौजूद है जनाब 100 ये कहता है कि मजिस्ट्रेट इलीगल डिटेन पर्सन के लिए सर्च वारंट जारी कर सकता है 490 हाँ लेकिन फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा उसको उसके पास भेज देगा सेक्शन कोर्ट के पास भेजेगा बट मजिस्ट्रेट में सर्च वारंट फॉर इलीगल डिटेन पर्सन अंडर सेक्शन 100 सीआरपीसी कम ही करता है बट कर सकता है जी जनाब ये और क्वेश्चन 145 सीआरपीसी का मैंने कल भी आपको बताया था कि डिस्प्यूट रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी मजिस्ट्रेट के पास पावर है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से वो क्या कर सकता है किसी को सेकंड को पोजीशन कर सकता है उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है अगर कोई भी बंदा लास्ट पोजेसर साबित ना हो तो वो कह सकते हैं जनाब किसी की भी पोजीशन में उसको अटैच कर दें या किसी बंदे को 2 महीने के अंदर उसमें से इलीगली डिस्पोज किया गया वापस इनटू पोजीशन में उसको क्या कर सकता है ला सकता है बट वो सिविल कोर्ट के ऑर्डर्स का पाबंद होगा जस्ट टू क्या कहते हैं पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी उसको ब्रीच होने से बचाने के लिए अगर कोई अर्जेंट वहां पर इशू है तो खून खराबा लड़ाई झगड़ा हो सकता है तो मजिस्ट्रेट 145 में इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में इंटरफेयर कर सकता है इंक्वायरी भी करवा सकता है 148 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा होगा मजिस्ट्रेट से वाले से कोई भी इंक्वायरी करवा सकता है 144 का कल भी जिक्र कर दिया था ये अर्जेंट ऑर्डर है न्यूसेंस के केसेस में सब 144 कर दिया और शहर जो कर दिया एक हफ्ते में 2 दिन एक महीने में 7 दिन मैक्सिमम ये हो सकते हैं बट अगर कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस है कि जहां पर जो आपका पब्लिक हेल्थ इंडेंजर हो जाए तो वहां पर क्या हो सकता है कि ये ड्यूरेशन जैसे कोरोना के अंदर 15 दिन 20 दिन महीना चलता रह गया तो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है तो इस क्वेश्चन में हमने छोड़ दिया आपको रिकॉर्डिंग दे देता हूं ये क्वेश्चन आंसर हो गया आप इसको क्या करना है एक बार सुन लें और मजीद आपने क्या करना है मजीद आपने जो है वो कल इंशाल्लाह जो है वो 337 से लेकर 431 तक कम से कम पढ़ के आए एक बार अभी 100 सेक्शन इसलिए भी है 2 घंटे में रीड आउट हो जाएगी रीड आउट करके आएंगे तो आपको यहाँ पे बैठने में मजा आएगा